हमारा अध्याय है। अभी यहाँ हम व्यापारियों के बारे में जानेंगे, राजाओं के बारे में जानेंगे और तीर्थ यात्रियों के बारे में जानेंगे। व्यापारी आपको मालूम है, राजा आपको मालूम है, तीर्थ यात्री मतलब होते हैं वो लोग जो मंदिर जैसे पवित्र स्थलों को भेंट देते हैं, उनके भगवान का दर्शन करने के लिए वो जाते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थ यात्री। ये रहा हमारा अध्याय और ये उसका पहला भाग हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में जैसे कि मुद्दे दिए गए हैं, व्यापार और व्यापारियों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। भारत देश के समुद्र तटों से जो राज्य लगे थे, तटीय राज्य थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सातवाहन राजवंश का परिचय करेंगे। रेशम मार्ग जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, उसकी भी जानकारी हासिल करेंगे। सिल्क रूट और शासक इनके क्या संबंध होते थे, और भारत की अगर बात करेंगे, रेशम मार्ग और कुषाण शासक इस पर किस प्रकार से नियंत्रण करते थे, इसकी जानकारी हम लेते हैं। हमको पढ़ना है व्यापार और व्यापारियों के बारे में। तो उस जमाने में व्यापार चलता था, ये हम जानते हैं, लेकिन किस तरह से जानते हैं? क्योंकि जब पूरा स्थलों से खुदाई की गई थी और उन खुदाई से पता चला है कि वहां काले पॉलिश वाले बर्तन मिले। इसका मतलब क्या है? ये जो बर्तन है, ये बर्तनों का व्यापार किया जाता था, उनको बनाया जाता था, उनको कहीं और बेचा जाता था। इससे पता चलता है कि उस जमाने में व्यापार हुआ करता था और उसका व्यापार करने वाले लोग भी थे। ये देखिए, ये जो काले पॉलिश वाले जो बर्तन होते हैं, ये बर्तन जहां बनते थे वहां से ये व्यापारी उठाते थे, मतलब क्या है, वो खरीदी करते थे और जहां इनकी मांग होती थी उस जगह वो ये बेच देते थे। दूसरी बात है, दक्षिण भारत की अगर बात करेंगे तो ये सोना, मसाले और काली मिर्च जिसको ब्लैक डायमंड भी या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, तथा कीमती पत्थर इसके लिए प्रसिद्ध था। ध्यान रखिए, क्वेश्चन कभी कभी होता है, दक्षिण भारत किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था? तो सोना, मसाले, काली मिर्च, कीमती पत्थर पत्थर इसके लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। और यह काली मिर्च इतनी प्रसिद्ध थी कि रोमन साम्राज्य में इसको काले सोने के रूप में जानते थे। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च आप आपने सुने होंगे, जो हम मसाले में इसका इस्तेमाल करते हैं। मसाले में डालने से इसका स्वाद, खाने का जो स्वाद होता है वो बेहतर हो जाता है। इसके लिए जो काली मिर्च भारत में बनती थी, मतलब उसका उत्पादन लिया जाता था, इसका व्यापार करने के लिए समुद्री जहाज और सड़कों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब क्या है, अन्य देशों में पहुंचाने के लिए, काली मिर्च को पहुंचाने के लिए समुद्री मार्ग तथा सड़कों का इस्तेमाल किया जाता था। और उस जमाने में, मतलब इन दिनों में, रोमन के साथ भारत के अच्छे संबंध थे, अच्छा व्यापार चलता था रोमन के साथ। अभी देखिए, जब अब समुद्र मार्ग से अगर इनको व्यापार करना था, मतलब समुद्र मार्ग से अगर उनको जाना था, मान लीजिए ये ये समुद्र है और यहाँ जहाज होते हैं, ठीक है। और उस जमाने में ऐसी कोई मशीन नहीं थी कि डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या कोई बैटरी पर चलने वाले ऐसे कोई जहाज नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसे कोई इंजन नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से हवा चलती थी प्राकृतिक रूप से हवा चलती थी, तो जनरली जो मानसून जब शुरू हो जाता है भारत में जब मानसून शुरू हो जाता है, तो मानसून की जो हवा होती है पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगती है। पश्चिम से पूरब की ओर ये हवा बहने लगती है। तो ये जो जहाज होते हैं, ये जहाज पश्चिम से, मतलब जैसे मान लीजिए अफ्रीका से अगर निकलेंगे तो भारत पहुंचने के लिए, मतलब क्या है, वो लोग क्या करेंगे, मानसूनी
ऋतु का या मानसूनी सीजन का वेट करेंगे। और जब वो मानसूनी हवा बहने लगेगी तो ये जहाज इस प्रकार से निकलते थे। और फिर से मानसून जैसे समाप्त होता है, मतलब क्या है, हवा फिर से उल्टी बहने लगेगी, मतलब भारत से दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका की ओर बहने लगेगी। तो फिर वो 3-4 महीने में वो क्या करेंगे, अपना जो बिजनेस होता है, कुछ सामान खरीदी करेंगे भारत से, तो फिर वो अपने यहाँ लौट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो व्यापारी थे ये मानसूनी हवा का फायदा उठाते थे और अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। और जब लंबी यात्रा करनी होती थी उनको, तो उनके लिए मजबूत जहाजों की जरूरत होती थी। तो ये जहाजों का भी निर्माण उस जमाने में किया जाता था। तो ये हो गई व्यापार और व्यापारियों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। दूसरा मुद्दा था हमारा समुद्र तटों से लगे राज्य, मतलब क्या है, जो भारत होता है। ठीक है। तो यहाँ जो जो ये अरबी समुद्र है, या ठीक है, अरबी समुद्र है, या बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, या हिंद महासागर है। तो अरबी समुद्र, हम समुद्र बोलते हैं उसको, या सागर बोलते हैं। यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और ये हिंद महासागर। तो ये जो इलाका होता है ये समुद्री तट है, तटीय इलाका है। और यहाँ पर जो राज्य है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम है ये उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप का जो दक्षिण हिस्सा होता है, भारत को क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप, ये जो दक्षिण हिस्सा है, और ऊपर का जो होता है उत्तर हिस्सा। तो हम दक्षिण भारत की बात करते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है, क्योंकि देखिए यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक क्या होता है, विस्तृत रूप से ये इलाका समुद्र से घिरा हुआ नजर आता है, और इसीलिए यहाँ तटीय प्रदेश होता है। तो बीच में जो नदियां होती है, नदियां जो मैदानी इलाका होता है नदियों का, इसमें कावेरी का कावेरी का जो मैदान है, कावेरी नदी से बना हुआ जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। और इसकी जानकारी हमको संगम कविता में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। अभी मूवेंदर मतलब क्या होता है, देखिए ये मूवेंदर कौन होता है। ये शब्द जो होता है संगम कविताओं में आता है। इसका जो ये जो अब शब्द है, ये तमिल शब्द है, ये तमिल शब्द है। और इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। अब मूवेंदर का मतलब होता है तीन मुखिया, तो उसमें आगे चोल आ गया, चेर आ गए, और पांड्य आ गए। तो ये तीन शासकों को क्या कहा जाता था संगम कविताओं में, मूवेंदर। और इन तीनों मुखियों के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र होते थे। जैसे कि अब अगर हम बात करेंगे, अभी महाराष्ट्र हमारा राज्य है, इसके भी दो दो सत्ता केंद्र होते हैं, मतलब क्या जो राजधानी होती है, जैसे मुंबई है और उपराजधानी नागपुर है। तो वैसे ही क्या करते थे उस जमाने में ये मुखिया लोग भी, ये शासक लोग भी अपने दो दो सत्ता केंद्र रखते थे। और तो उनके उनमें से एक जो हिस्सा होता था ये तटीय हिस्से में, मतलब क्या है, समुद्र के आसपास होता था उनका एक एक सत्ता केंद्र। और दूसरा वो अंदरूनी होता था। जैसे अब अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो मुंबई क्या है, समुद्र के आसपास है। और नागपुर कैसा होता है, वो अंदरूनी हिस्से में आता है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप सुन सकते हैं इसमें। और चोलों की अगर बात करेंगे, चोलों का जो पत्तन है, पत्तन का मतलब होता है पोर्ट, उसको बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है। तो ये कुहार या कावेरी पट्टनम। और दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरई महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस प्रकार से चोलों चोलों की, चेरों के, पांड्यों की जो सत्ता केंद्र होते थे वो अलग अलग हुआ करते थे। और इन तीनों लोगों को क्या कहा जाता था, मूवेंदर। और ये तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। ये मुखियों का जो काम होता था, ये मुखियों का काम नियमित रूप से लोगों से कर वसूल करना। लेकिन कभी कभी क्या करते थे ये लोग, उस कर वसूल करने के बजाय ये उन लोगों से, मतलब उनके जो अधीनस्थ लोग होते थे या उनके कनिष्ठ होते थे, उनसे उपहारों की अपेक्षा करते थे। मतलब क्या है, ये चाहते थे कि उनके कनिष्ठ उनको उपहार जो बख्शिश होते हैं वो दे। कभी कभी ये
सैनिक अभियानों पर भी निकलते थे, मतलब कि जब भी अगर कभी मौका मिला है, ठीक है, कभी भी सैनिक अभियान निकलते हैं तो ये सैनिक अभियानों का भी हिस्सा हो जाते थे। और अभियानों में लूटपाट मचती है, कहीं हमला होता है, कहीं उनको खजीना मिल जाता है, तो उनको कुछ प्राप्त धन जो होता है, ठीक है, उसमें से कुछ अपने पास रख लेते थे ये लोग, ठीक है, और कुछ धन अपने समर्थकों में बांट देते थे, ये जो मुखिया। और उस जमाने में अगर कोई कवि होते हैं, लेखक होते हैं, ये लोग अगर किसी राजा की प्रशंसा करते हैं तो ये प्रशंसा करने पर उनको कीमती चीजें भी दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये मुखिया लोगों की तारीफ करने पर कवि, लेखक या विद्वान को कुछ कीमती चीजें दी जाती थी। दूसरा मुद्दा है हमारा सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश की जब हम बात करते हैं तो यहां 200 वर्षों के बाद 200 वर्षों के बाद यहाँ पश्चिम भारत में सातवाहन राजवंशों का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन ध्यान रखें। और सातवाहनों की जब हम बात करते हैं, सातवाहनों में जो सबसे प्रमुख राजा है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इसका ये नाम है, श्री सातकर्णी ये नाम है, लेकिन ये गौतमी नामक रानी का पुत्र है और इसीलिए इसको बोलते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। जब ये गौतमी पुत्र नाम आता है, इसका मतलब देखिए, ये गौतमी उसकी माँ है। इसका मतलब क्या है, उस जमाने में महिलाओं को ज्यादा या मातृसत्ताक पद्धति हुआ करती थी। अभी देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमारे नाम के बाद हम पापा का नाम लगा दे, हमारे फादर का नाम लगा, लेकिन उस जमाने में देखिए राजा लोग अपने माता का नाम लगा देते अपने नाम के सामने, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और इनको सातवाहन जो शासक थे, इनको दक्षिण पथ के स्वामी कहते थे, क्योंकि इनका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव दक्षिण भारत में हुआ करता था और इसीलिए इनको दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता है। श्री सातकर्णी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं अभियान के लिए भेजी ताकि अपना दबदबा बना सके। अगला मुद्दा है हमारा रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग, जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क रूट। और आपको मालूम है, जो रेशम से बने हुए जो कपड़े होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं, क्योंकि उनको बनाने के लिए भी इतना समय और पैसा भी खर्च करना पड़ता है और दिखने में भी अच्छे होते हैं। और इसीलिए ये कपड़े पहनना मतलब एक उनकी प्रतिष्ठा हुआ करती थी और इसीलिए समाज में इसको बहुमूल्य माना जाता था। रेशम बनाने की जो तकनीक होती है उसका जो आविष्कार है सबसे पहले चीन ने लगभग 7000 साल पहले किया था। देखिए, रेशम बनाने की जो तकनीक होती है इसका आविष्कार चीन ने किया है लगभग 7000 साल पहले। अभी ये 7000 साल पहले तकनीक का इस्तेमाल होने के बावजूद भी ये तकनीक हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखी है। इसका कारण ये है कि उस जमाने में ट्रांसपोर्ट या यातायात के जो साधन होते थे वो कम होते थे या ना के बराबर होते थे और इसीलिए ये जो तकनीक विकसित तो हो गई चीन में, लेकिन वो दुनिया चीन से बाहर नहीं जा सकी। लेकिन जैसे जैसे ये व्यापार बढ़ गया, व्यापारी लोग चीन जाने लगे और चीन से ये रेशम कपड़ा खरीदी कर कर लाते थे और बाद में वो अरब या यूरोप में बेचते थे। तभी पता चला है कि चीन में इसका बड़ा उत्पादन होता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध कपड़ा हुआ करता है। और इसीलिए बहुत सारे व्यापारी चीन से व्यापार करने के लिए या रेशम का कपड़ा खरीदी करने के लिए आते थे और उस रास्ते से ही, जिस रास्ते से जाते थे, आते और जाते, उसको बोलते हैं रेशम मार्ग। और चीन के शासक है, इन्होंने ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर ये रेशम के कपड़े भेजते थे और इस तरह से अपने संबंध और राजनीतिक संबंधों को बनाए रखते थे। और करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनने की एक फैशन बन गई थी और इसीलिए रेशम की कपड़े की मांग और भी बढ़ने लगी।
जब ये सिल्क रूट चीन से अरब और यूरोप जाता था, तो सिल्क रूट पर नियंत्रण करने के लिए ये शासक बहुत ही प्रयास करते थे। तो कुछ शासक क्या है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि रेशम मार्ग से जाने वाले लोग व्यापारी हुआ करते थे, रेशम का व्यापार करते थे, उनसे ये राजे लोग कर वसूल करते थे, और इसीलिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए उनमें होड़ मचती थी। उनसे कर वसूल करते थे, शुल्क तथा तोहफे के जरिए ये राजा लोगों को उनसे लाभ मिलता था। और इस प्रकार से जिस राज्य से, मतलब मान लीजिए ये राज्य साम्राज्य है और सिल्क रूट यहाँ से जाता है, तो इतने इलाके में उनको वो सुरक्षा भी प्रदान करते थे, ताकि जो व्यापारी होते थे यहाँ से जाने वाले, उनकी सुरक्षा, मतलब इनको कोई ना लूटे, उनको ना कोई मारे, ठीक है। इस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान करते थे और उनसे वो कर वसूल करते थे। तो इस प्रकार से सिल्क रूट पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाती थी। तो रेशम मार्ग और कुषाण शासन, जब हम रेशम मार्ग होते हैं तो चीन से तो जाता था, लेकिन वो भारत से होकर भी गुजरता, और इसीलिए जिन लोगों ने सिल्क रूट पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी, उनमें सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण शासक। और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन हुआ करता था। और इनके जो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे वो थे, एक है पेशावर जो आज के पाकिस्तान में है, ठीक है, और मथुरा जो आज के उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुषाण शासकों के ये प्रमुख प्रमुख दो शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। और इनके ही शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। पत्तन मतलब पोर्ट, बंदरगाह, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर, मतलब कि जो अफ्रीका वगैरह इलाका होता है, रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। और कुषाणों की जब हम बात कर रहे हैं तो उपमहाद्वीप, मतलब भारत देश में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो थे कुषाण शासक। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। इस प्रकार से सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग भी किया करते थे। तो ये हो गया रेशम मार्ग और कुषाण शासकों की कहानी।